नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर को यानी कल कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। कहा जा रहा है कि 12 राज्यों से गुजरते हुए करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस इस यात्रा से आगामी 2024 लोकसभा चुनावों को साधने की कोशिश कर रही है और पार्टी को लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें लाभ होगा। वैसे भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। हम सभी कहते हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत। अब अगर राहुल गांधी को जोड़ना ही है तो वो कांग्रेस को जोड़ें, अपने भागते हुए सिपह सालारों को जोड़ के रखें। जिन्हें भागना था वो तो भाग गए, लेकिन जो बचे हैं क्या वो कम है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जोड़ के रखें, अपने महाराष्ट्र के विधायकों को जोड़ कर रखें, आनंद शर्मा को जोड़ कर रखें, क्योंकि उनका हाव भाव भी आजकल बदल रहा है। राहुल जी, आप यात्रा पर जरूर निकलें, लेकिन निकलने से पहले अपने घर में ताला जरूर लगा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप यात्रा पर हों और घर के बहुमूल्य सामान चोरी हो जाए। यहां सामान का मतलब उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से है जो हवा का रुख देख रहे हैं। यात्रा तो होती रहेगी, लेकिन अगर जाने वाले आजाद और सिंधिया की गिनती ना रुकी तो कांग्रेस में बचेगा कौन? अब राहुल गांधी के पास सिंधिया, विश्व शर्मा और आरपीएन सिंह जैसी सुविधा तो है नहीं। आपको तो विरासती नेता का दंश भी झेलना है और अपनी विरासत को भी बचाकर चलना है। 2014 के बाद से, या यूं कहें कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे ही कांग्रेस छोटी होती चली गई। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2014 के बाद से देश में अब तक 45 चुनाव हुए और कांग्रेस के हिस्से में केवल 5 चुनाव आए। उनमें से भी कांग्रेस ने 3 खो दिए और अब वो केवल 2 राज्यों में सरकार चला रही है। तो कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, लेकिन इनसे निपटने के लिए कांग्रेस के पास अभी या आने वाले समय में भी कोई रणनीति नहीं दिखाई पड़ रही। कांग्रेस को मालूम है कि पार्टी अगर इस साल और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी भूमिका विपक्ष के रूप में बहुत छोटी हो जाएगी। पिछले 5 राज्यों के चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। लगातार हार झेल रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा अपने चरम पे, और यही कारण है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कांग्रेस के पुराने सिपाहसालार भी पार्टी को छोड़ या तो भाजपा में जा रहे हैं या अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। चुनावों में खराब राजनीतिक प्रदर्शन और अंदरूनी बगावत ने कांग्रेस को आज दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसे विपरीत समय में कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा से देश में सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रही। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि भारतीय राजनीति में कोई पद यात्रा, रथ यात्रा या किसी प्रकार का यात्रा निकल रही है। आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी भारतीय राजनीति में यात्राएं जन भावनाओं को छूने और जन समर्थन को हासिल करने का सटीक फॉर्मूला रहा है। आजादी के पहले महात्मा गांधी के दांडी यात्रा ने पद यात्राओं की राजनीतिक शक्ति का पहली बार दुनिया को एहसास कराया था। और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के दांडी यात्रा ने ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को हिलाकर रख दी थी। आजादी के बाद की राजनीति को देखें तो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने बीजेपी को कांग्रेस के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि इस यात्रा से खफा वीपी सिंह ने रथ यात्रा की आलोचना की थी, जिसके जवाब में भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और सरकार गिरा दी थी।
यह पहला लाभ था, यह पहला प्रभाव हमको देखने को मिला। दूसरा, जब आडवाणी जी की बिहार के समस्तीपुर जिले में गिरफ्तारी हुई, आपको बता दें उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और वहां के जिला अधिकारी आर.के. सिंह थे जिन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें कि इस समय आर.के. सिंह भाजपा के केंद्रीय मंत्री। तो आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा के कार सेवकों का काफिला बिना आडवाणी जी के अयोध्या पहुंच गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। उस समय वहां के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इस घटना ने भाजपा के हिंदुत्व के धार को और तेज कर दिया और भाजपा देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी और आज लगातार 2 आम चुनावों में वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं रथ यात्रा से हुई। इसके अलावा भी कई राजनीतिक यात्राएं हुई जिन्होंने उस समय के भारतीय राजनीति की स्थिति को बदल कर रख दिया। चाहे चंद्रशेखर हो या एन.टी. रामाराव हो या वाई.एस. रेड्डी हो, इन सभी ने जन समर्थन हासिल करने के लिए यात्राएं निकाली और इन यात्राओं का परिणाम इनके पक्ष में आया। वाई.एस. रेड्डी के बाद तो उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी ने भी प्रज्ञा संकल्प यात्रा निकाली और आपको याद होगा कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने 2019 के चुनाव में से 25 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की और विधानसभा चुनाव में 175 सीटों में 152 सीटें जीतकर उन्होंने अपने राज्य में सरकार बनाई। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को भी इन्हीं यात्राओं की तरह लाभ मिलेगा? कुछ लोग या यूं कहें कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली इस यात्रा को चंद्रशेखर की पदयात्रा से तुलना कर रहे हैं और तर्क क्या दे रहे हैं कि जैसे अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के सामने विपक्ष की कमजोर स्थिति है, ऐसी ही स्थिति 1983 में कांग्रेस की थी, जहां विपक्षी दलों का नामो निशान नहीं था। तो ऐसे लोगों का बौद्धिक यथार्थवाद उनके घुटनों तक सीमित है। मानता हूं कि राहुल गांधी मेहनती हैं और अभी उनका लंबा राजनीतिक जीवन बचा हुआ है और उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी हो चला है, लेकिन चंद्रशेखर के व्यक्तित्व और राजनीतिक कुशलता की तुलना राहुल गांधी से करना महज एक बचकाना बयान है। दूसरा कि उस समय की जितनी भी यात्राएं निकली वो अधिकतर कांग्रेस पार्टी के विरोध में थी। तो कांग्रेस के लिए कुल मिलाकर यह समय राजनीतिक विपन्नता का है, या यूं कहें कि आज के राजनीतिक दुनिया में कांग्रेस निर्धन हो चुकी है। राजनीति के अखाड़े में कांग्रेस औंधे मुंह गिर चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की इस बुरी स्थिति में पार्टी के उन लोगों के लिए यह समय बहुत कष्टदायक है जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा है। कभी विपक्षहीन सरकार के लिए जाने वाली कांग्रेस अभी महज 2 जगहों पर सत्ता में। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को अपने नेताओं को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं सिवाय संघर्ष के लिए प्रेरित करने के। लेकिन संघर्ष सब बोलने में जितना आकर्षक लगता है, आसान लगता है, व्यवहारिक रूप से इसे अमल कर पाना उतना ही मुश्किल है। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती है तो निसंदेह विपक्ष मजबूत होगा और एक मजबूत विपक्ष का होना भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।